तो नमस्कार। आज हम फिर जनरल साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपने ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों टॉपिक पूरे कर लिए हैं और जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, रिलेटेड एमसीक्यू जो भी बनते हैं, वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। आज फिर हम एक जनरल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र। देखो ध्यान से, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अब देखो आगे, सबसे पहले अपने जो भी टॉपिक करते हैं बायोलॉजी के अंदर तो उसकी एक ब्रांच पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद में इसके पितामह पढ़ते हैं कि किसने इसकी खोज की थी। तो देखो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम या पाचन तंत्र, वो परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है। देखो ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात है कि एक तो अपने खाना खाते हैं, ठीक है ना, जो भी अपने खाते हैं उससे अपने शरीर में क्या बनते हैं, भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थ जितने भी है ना, वो सारे के सारे अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। आगे बात समझे। और जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के दौरान अपने शरीर के अंदर कैसे पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, इसके बाद में कुछ एक एनिमल के अंदर यूरिक अम्ल हो गया, कुछ एक एनिमल के अंदर अमोनिया हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो और ये शरीर के लिए क्या होते हैं, अनुपयोगी। ठीक है ना, इन भोज्य पदार्थों का, इन उपयोगी पदार्थों का, इन अनुपयोगी पदार्थों का, इसके अलावा कुछ अपने शरीर के अंदर हार्मोन बनते हैं, कुछ अपने शरीर के अंदर एंजाइम बनते हैं। इन सभी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन करना क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले अपने एक ब्रांच पढ़ते हैं। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की अपने एक ब्रांच पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम की अपने एक ब्रांच पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भैया ये। ठीक है ना, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। तो ये परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। याद रखना, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे, और ये एंजियोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एंजियोस प्लस में लोगोस। आगे बात सुनने, एंजियोस का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और लोगोस का मतलब स्टडी करना। बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, एंजियोलॉजी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बायोलॉजी के अंदर जितने भी वर्ड है ना, लगभग दो दो नामों से मिलकर बने हैं। जितनी भी ब्रांचें लगभग दो दो नामों से मिलकर बनी है। अगर दोनों वर्ड आपको पता है तो आप इसके ब्रांच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अपने बायोलॉजी वर्ड ले लेते हैं, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस में दूसरा कौन सा है, लोगोस। ठीक है ना, लोगोस का मतलब स्टडी करना और बायोस का मतलब ऑर्गेनिज्म या लाइफ। ठीक है ना, तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बायोस या लाइफ या ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। है ना, एरिस्टोटल या एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर भी ब्रांच अपने पढ़ते हैं दो, एक तो कौन सी, बोटनी। ठीक है ना, और दूसरी कौन सी, जूलॉजी। जूलॉजी फिर दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक तो कौन सी, जू, और दूसरा प्लस में लोगोस। ठीक है ना, जू का मतलब यहां पर क्या आएगा, एनिमल, और इसके बाद में लोगोस का मतलब स्टडी करना। ठीक है ना, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें एनिमल की स्टडी की जाती है, क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। इसके भी फादर याद रखना, ठीक है ना, इसके भी फादर कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल। अब देखो बोटनी, बोटनी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, बोटनी कहलाती है। अब देखो बोटनी के जो पितामह है ना, वो कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। याद रखना दो, एक तो थियोफ्रेस्टस और दूसरा एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में बोटनी का, बोटनी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का, जिसके जनक कौन है, फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब देखो फादर ऑफ एंजियोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर जो भी ब्रांच है ना, उसको किसी न किसी साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है ना, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, या इसको हिंदी में लिखें तो एंजियोलॉजी के, एंजियोलॉजी के जनक या एंजियोलॉजी के पितामह। और ये कहा जाता है भैया विलियम हार्वे। ठीक है ना, विलियम हार्वे। अब क्वेश्चन आएगा,
सुनो, 3 क्वेश्चन बनती है, बिल्कुल डिटेल से 3 क्वेश्चन बनती है। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन बनता है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि बोटनी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का। और बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। और जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। आगे बात समझे, ये जितने भी 5 क्वेश्चन है ये आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। आगे देखो, इसके बाद में एंजियोलॉजी के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपने 2 टॉपिक पढ़ते हैं, और इन्हीं 2 टॉपिक में अपना चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक तो टॉपिक आता है कौन सा? एक तो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपना खुद का, क्या? अपने शरीर के अंदर ब्लड, आगे बात समझे। और दूसरा अपने शरीर के अंदर हृदय, हार्ट, ठीक है ना, या दिल जिसको कहा जाता है, ये अपने पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 2 टॉपिक, एक तो ब्लड और दूसरा कौन सा? हृदय। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, या सर्कुलेशन का दूसरा टॉपिक है, और ये पूरा का पूरा अपने आप के अंदर एक टॉपिक है। अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हृदय से स्टार्ट करते हैं, नहीं अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड खुद के अंदर एक बड़ा टॉपिक है। अब देखो पूरा का पूरा ब्लड है ना, उसके पार्ट होते हैं 2, याद रखना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसका कौन सा? प्लाज्मा, या इसे ब्लड का कौन सा पार्ट कहा जाता है? लिक्विड पार्ट। लिक्विड का मतलब कौन सा भाग? द्रव भाग, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा ब्लड का कौन सा पार्ट आता है? सॉलिड पार्ट। सॉलिड का मतलब उसका कौन सा भाग? ठोस भाग, ठीक है, ठोस भाग। और इसके बाद में सॉलिड के अंदर अपने पढ़ते हैं, मेन अपने जो चीज पढ़ते हैं ना सॉलिड के अंदर, वो है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स का मतलब होता है रक्त कणिका, ठीक है ना, रक्त कणिका। देखो ध्यान से, प्लाज्मा जो है ना वो ब्लड का कितने परसेंट होता है? 55% होता है, 55%। और ये ब्लड का कितना होता है? 45% होता है। तो पहले 2 क्वेश्चन तो यही हो गए कि प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाता है? 55%। या सॉलिड पार्ट या ब्लड कार्पल्स कितनी परसेंट होती है? 45। आगे बात सुनने, ब्लड कार्पल्स कैसा है? प्लाज्मा का कैसा पार्ट है? सॉलिड पार्ट। और इसके बाद में लिक्विड प्लाज्मा जो है ना वो ब्लड का कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट या 55% पार्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, ब्लड कार्पल्स के अंदर अपने 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो कौन सा? आरबीसी। दूसरा कौन सा? डब्ल्यूबीसी। तीसरा कौन सा? प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। और इसके बाद में चौथा कौन सा? लिम्फ। लिम्फ है ना वो एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। आगे बात समझे, आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल। अब इसके बाद में डब्ल्यूबीसी हिंदी में कहा जाता है श्वेत या सफेद रक्त कणिका, और इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल। अब देखो इसके बाद में प्लेटलेट्स होती है, और लिम्फ है वो लिम्फ होती है। आगे बात समझे। अब देखो, अब अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड से। ब्लड से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड का एक तो मैंने बता दिया कि ये दोनों के दोनों पार्ट मिलकर ब्लड का निर्माण करते हैं पूरा का पूरा। देखो सबसे पहले ब्लड की जब स्टडी की जाती है ना, ब्लड की जब स्टडी की जाती है मतलब ब्लड का अध्ययन बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो ये कहलाती है हिमेटोलॉजी। याद रखना, हिमेटोलॉजी कहलाती है। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बन गया। आगे बात समझे, इसके बाद में 2 वर्ड से मिलकर बना हिमेटो प्लस में लोगोस। आगे बात समझे, तो 2 वर्ड से मिलकर बन गया। तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? हिमेटोलॉजी। अब इसके बाद में आगे देखो कि ब्लड का फॉर्मेशन जिस अंग के अंदर होता है, मतलब ब्लड का निर्माण, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया, और ये होती है आपके कहां पर? आरबीएम। आरबीएम की फुल फॉर्म होती है रेड बोन मैरो, ठीक है ना, रेड बोन मैरो के अंदर। और रेड बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना, लाल अस्थि मज्जा। इस लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है, और ये रक्त के निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये कहलाती है हीमोपोइसिस, ठीक है, हीमोपोइसिस कहलाती है, जो आपके कहां पर होती है? रेड बोन मैरो के अंदर। सबसे ज्यादा रेड बोन मैरो अगर आपसे कोई पूछे तो अपनी थाई बोन के अंदर पाया जाता है। थाई बोन मतलब फीमर के अंदर, जो शरीर की क्या बनाती है? सबसे बड़ी हड्डी का निर्माण करती है। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखो कि रेड बोन मैरो जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो ऐसा अंग, ठीक है ना, ऐसा अंग जिसके अंदर रक्त का निर्माण होता है, ठीक है ना, रक्त का निर्माण
होता है उसे कहा जाता है हीमोपोएटिक ऑर्गन, ठीक है ना, हीमोपोएटिक ऑर्गन, हीमोपोएटिक अंग उसको कहा जाता है। आगे बात समझे, जैसे पहला हीमोपोएटिक अंग जो अपने ने पढ़ा है वो क्या है, आरबीएम रेड बोन मैरो, जिसके अंदर रक्त का क्या होता है, निर्माण। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में दूसरा है कि ब्लड है ना, उसका कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर या ब्लड का रंग, ब्लड का रंग होता है भैया कौन कितना कैसा होता है, लाल। आगे बात समझे, रेड होता है। ब्लड की पीएच होती है ना वो लाइट बेस होती है, ठीक है ना, लाइट एल्केलाइन या लाइट बेस बोल दीजिए आप। लाइट एल्केलाइन को कहा जाता है हल्की क्षारीय, ठीक है, हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय का मतलब होता है इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 के समथिंग लगभग इसकी पीएच है वो होती है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में ब्लड को कहा जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है आभासी संयोजी ऊतक, ठीक है ना, आभासी संयोजी ऊतक, आभासी संयोजी ऊतक। क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, इसकी जो अधात्री होती है वो तंतु रहित होती है। तंतु रहित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आभासी संयोजी ऊतक या फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो रक्त की सामान्य मात्रा, रक्त की सामान्य मात्रा, रक्त की सामान्य मात्रा जो होती है ना शरीर के अंदर वो कितनी होती है, 5 से कितनी 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है ना, 5 से 6 लीटर। आप जो पढ़ते हो ना 10 से 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम नहीं होती है, 10 से 12 ग्राम तो आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आएगी क्या, 10 से 12 ग्राम, या आप पढ़ते हो 12 से 16 ग्राम, तो 12 से 16 ग्राम ये जो 10 से 12 ग्राम ये जो क्वांटिटी ना ये हीमोग्लोबिन की होती है। ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है शरीर में, 5 से 6 लीटर होती है। आगे बात समझे। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है अपने पास कि आगे अपने अब ब्लड का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन हो गया कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी की प्रक्रिया जिस अंग के अंदर होती है उसे क्या कहा जाता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। और इसके बाद में ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। इसके बाद में पीएच कितनी होती है, 7.4। एक प्रकार का आभासी संयोजी ऊतक है, शरीर के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे बात जैसे हृदय मान लीजिए यहां से ब्लड को पंप कर देगा ना, तो यही ब्लड अपने शरीर के ऊपर वाले भागों में जाएगा, मस्तिष्क को अपने शरीर से जोड़ेगा, अपने गले को शरीर से जोड़ेगा, दोनों हाथों को शरीर से जोड़ेगा। इसके बाद में इस पूरे बॉडी को जिसको उदर कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको ट्रंक पार्ट या धड़ भाग कहा जाता है, जिसके अंदर 2 भाग होते हैं, वक्ष और उदर, इनको जोड़ेगा। इसके बाद में अपनी टांगों को भी जोड़ेगा। आगे बात मतलब शरीर के किसी भी अंग के अंदर चाहे उत्सर्जित पदार्थ बने, चाहे अपशिष्ट पदार्थ बने, चाहे अपने शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ बने, उन सभी पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन करता है। कौन करता है, रक्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथियां होती है, एक तो हाइपोथैलेमस, एक पीयूष और दूसरी पीनियल। आगे बात समझे, तो इन तीनों ग्रंथियों को इन तीनों ग्रंथियों से हार्मोन बनते हैं। इन तीनों ग्रंथियों के जो हार्मोन है वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर लेकर कौन जाता है, रक्त ही लेकर जाता है, ठीक है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अपनी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आपने देखी होगी कि ग्रोथ हार्मोन है ना वो सभी भागों के अंदर लगभग समान ही बनता है, ठीक है ना, सभी भागों के अंदर लगभग समान बनता है। तो लगभग सभी भागों के अंदर समान बनने के कारण, सभी भागों पर समान रूप से कार्य करने के कारण सभी भागों की जो ग्रोथ होती है ना वो लगभग बिल्कुल एकदम समान होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हाथ है वो छोटा रह गया ग्रोथ हार्मोन के कारण और दूसरा हाथ है वो धरती के टच कर रहा है, या एक टांग छोटी रह गई या और दूसरी टांग वो पूरी एकदम लंबी, पूरी उसकी लंबाई है वो एकदम बढ़ गई है, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं होता। तो रक्त है ना, रक्त क्या करता है कि रक्त सभी भागों के अंदर समान रूप से पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास ब्लड का पहला टॉपिक है, ब्लड का पहला टॉपिक है भैया जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था ब्लड का कैसा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और ब्लड का कितने परसेंट बनाता है, 55%। मतलब ब्लड का कैसा भाग है, द्रव भाग है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात है, प्लाज्मा के अंदर ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है, वाटर कहा जाता है, जो कितना होता है 90 से 92% इसका जो भाग होता है ना वो किसका बना होता है, जल का बना होता है। मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट और उसके अंदर भी वाटर जो दिखाई देता है ना वो सारा का सारा किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में प्लाज्मा के अंदर 8 से 10% जो होती है ना वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर ग्लूकोज, इसके अलावा इसके अंदर यूरिया, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अपने उपयोगी पदार्थ, ठीक है ना,
उपयोगी पदार्थ, इसके अलावा इसके अंदर आयन, ठीक है ना, आयन जैसे मैन, कौन सा आयन, सोडियम, कौन सा आयन, कैल्शियम, कौन सा आयन, पोटेशियम, कौन सा आयन, क्लोराइड, और कौन सा आयन, बाई कार्बोनेट। ये सारे के सारे आयन है ना, ये आपके कहां पर होते हैं, प्लाज्मा में। अब देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ना, उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ना, वो कहां पर होती है। तो याद रखना, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है ना, वो हमेशा आपकी किसके अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। मतलब ग्लूकोज का एक पदार्थ से, एक भाग से दूसरे भाग तक, जैसे ग्लूकोज अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज का अवशोषण होता है, और यहां से यह किसी भी भाग में जाएगी ना, तो ब्लड से जाएगी, ब्लड के कौन से भाग से जाएगी, प्लाज्मा के थ्रू जाएगी। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में तीन, अगर थोड़ा सा हाई लेवल आगे वाला पूछ लेता है, तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, 3 क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। देखो ध्यान से अपने आगे वाले पेज में पढ़ती है कि 3 प्लाज्मा प्रोटीन, 3 प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की प्रोटीन। पहली जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, वो होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो होती है ग्लोब्यूलिन, और इसके बाद में तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो होती है फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। याद रखना, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि रक्त की या प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन, प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन, प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन है, जिसका नाम क्या है, एल्ब्यूमिन। अब देखो एल्ब्यूमिन का एक काम है बीसीओपी। बीसीओपी का हिंदी में कहा जाता है कोलाइडी प्रासरणी दाब, ठीक है ना, कोलाइडी प्रासरणी दाब। ये इसको बनाए रखती है एल्ब्यूमिन को, ठीक है। जैसे, और इसका मान होता है 30 से 32 mm ऑफ Hg। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से, कि मान लीजिए कि इस हाथ में यहां तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या परिवहन हो रहा है, तो यहां से ये यहां तक ब्लड है ना, वो ब्लड के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगेगा, कोई ना कोई दाब लगेगा, और इसी दाब के कारण जो ब्लड है ना, वो यहां से यहां पर आएगा, यहां से अपने हृदय में आएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो दाब बनाती है सबसे पहले, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाती है, जो 30 से 32 mm Hg होता है। मतलब पीछे से एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो दाब लगाती है ब्लड के ऊपर, तभी ब्लड आगे खिसकता है। और ये आपके पाई जाती है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, जो सबसे छोटी प्रोटीन होती है, कोलाइडी प्रासरणी दाब को बनाए रखती है। ये आपकी 12th बेस की सीईटी के ऊपर जब एग्जाम होता है ना, तब ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जो रक्त की कोलाइडी प्रासरणी दाब को बनाए रखती है, तो वो कौन सी है, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर अंडे के पित्तक के जैसी होती है, जैसे अंडे के अंदर देसी अंडा होता है, उसके अंदर पीले कलर का पित्तक होता है ना, तो उसके जैसी ये स्ट्रक्चर होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो बनती है ना, वो आपके कहां पर बनती है, लीवर के अंदर बनती है, और कॉपर और फेरस आयनों इनको सिंथेसाइज करती है, मतलब इन दोनों आयनों का क्या करती है, ये संश्लेषण करती है कुछ हद तक। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन, सबसे बड़ी, वो सबसे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह किस में हेल्प करती है, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब होता है क्या बनना, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, ठीक है ना, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का, मान लीजिए कि कहीं पर चोट लगी, जैसे मान लीजिए ये स्किन का कोई भी पार्ट है, यहां पर स्किन का पार्ट यहां से कट गया, आगे बात समझे, यहां से कट गया तो ब्लड का सिक्रेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार से ब्लड है वो यहां से स्किन से क्या आने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। आगे बात समझे, तो इसका नाम देखो फाइब्रिनोजन, फाइबर प्लस में नोजन। आगे बात समझे, फाइबर क्या होते हैं, फाइबर छोटे छोटे तंतु होते हैं, इस प्रकार से। आगे बात समझे, तो क्या होगा कि जब चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने के दौरान सबसे पहले अपनी प्लाज्मा प्रोटीन काम करती है, ठीक है ना, सबसे पहले अपनी प्लाज्मा प्रोटीन काम करती है, और सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन है इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे छोटा छोटा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन। आगे बात समझे, अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि यहां पर इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, इसका जमाव होने लग जाएगा, ठीक है, जमाव होने लग जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अब प्लेटलेट्स, कैल्शियम आयन, इसके अलावा और जो स्कंदन कारक है, इसके अलावा और WBC, RBC, ये सारे के सारे यहाँ पर आकर जमा होने लग जाएंगे। जमा होने के बाद में इसे कहा जाएगा रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनने में सबसे पहले कौन सी प्लाज्मा, कौन सी प्रोटीन है वो हेल्प करती है, फाइब्रिनोजन, और जो कहां पर होती है, आपके प्लाज्मा के अंदर, रक्त की सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन इसको कहा जाता है। अब देखो ध्यान से,
प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल। इसके अलावा ग्लूकोज कहां पर होती है? प्लाज्मा के अंदर। यूरिया जो अपनी बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ बनता है वो कहां पर होती है? प्लाज्मा के अंदर। और इसके बाद में इसके अंदर 8 से 10% पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन कोई पूछे तो कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन करने में क्या करती है? हेल्प। रक्त को आगे बढ़ने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है? वो होती है एल्ब्यूमिन। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना। ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स को हिंदी में कहा जाता है रक्त कणिका, ठीक है। ब्लड कार्पल्स ब्लड का कैसा भाग बनाती है? ब्लड का भाग बनाती है सॉलिड। सॉलिड का मतलब कौन सा? ठोस। और कितने परसेंट बनाती है? 45% पार्ट बनाती है। इतनी बात समझ आ गई। जिसमें ब्लड कार्पल्स में अपने देखी थी 4 और अब अपने पढ़ रहे पहली, जिसका नाम क्या है? आरबीसी। पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल को हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिका, ठीक है ना, लाल रक्त कणिका। अब देखो ध्यान से, लाल रक्त कणिका, देखो कि लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना, इरिथ्रोसाइट। अब सुनो कि इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट यहां पर लाल रक्त कणिका को कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है और इसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन वर्णक, ठीक है ना, इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन या इरिथ्रोपोइटिन वर्णक। और इसी के कारण इस आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। या इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन हिम वर्णक जो पाया जाता है ना, उसके इरिथ्रोपोइटिन के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आगे बात सुनने। अब देखो इसके बाद में सबसे पहले आरबीसी बढ़ती कहां पर है? आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण थोड़ा सा हाई लेवल अगर अपने लेके चले तो भ्रूणीय अवस्था के दौरान, सबसे पहले जब भ्रूणीय अवस्था आती है ना, भ्रूणीय अवस्था आती है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जो माँ की गर्भ में होता है ना, तो उसके दौरान उसके अंदर 4 मेम्ब्रेन बनती है। सबसे बाहर वाली एमनियन, इसके बाद में कोरियन, इसके बाद में यॉर्क सैक और इसके बाद में एलेंटोइस, ठीक है ना। इन 4 भ्रूणीय अवस्था की मेम्ब्रेन में से एक मेम्ब्रेन अपने यहां पर बढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? यॉर्क सैक। और याद रखना यॉर्क सैक से स्तनधारियों की मतलब खुद अपने, ठीक है ना, स्तनधारियों की प्रथम आरबीसी का निर्माण होता है। स्तनधारियों की प्रथम आरबीसी का निर्माण होता है। थोड़ा सा हाई लेवल अगर क्वेश्चन लेके चले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्तनधारियों की प्रथम आरबीसी का निर्माण किससे होता है? यॉर्क सैक से। और ये एक टाइप की क्या होती है? भ्रूणीय झिल्ली, ठीक है ना, भ्रूणीय झिल्ली होती है और इस भ्रूणीय झिल्ली से पहली आरबीसी बनती है। अब देखो, अब इसके बाद में दूसरी आरबीसी अब कहां से बनने लग जाएगी? दूसरी आरबीसी अपने बनती है आरबीएम के अंदर। आरबीएम के अंदर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण होता है। और वो भी कौन सी अवस्था में? वयस्क अवस्था में। मान लीजिए कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीएम में। आरबीएम का नाम होता है पूरा रेड बोन मैरो, ठीक है ना, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो को कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना, लाल अस्थि मज्जा। अब देखो ध्यान से, एक जो हड्डी होती है ना, हड्डी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से एक हड्डी की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक हड्डी की संरचना पाई जाती है। हड्डी का ये जो भाग है ना, इधर वाला, ठीक है, हड्डी का ये जो भाग है इधर वाला, ये जो हड्डी का भाग है, ठीक है, देखो ध्यान से, इधर वाला जो हड्डी का ये जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग हो गया इधर और इधर, इसको कहा जाता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहा जाता है। और यहाँ का ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आज अगर कोई आरबीसी बनी है पहले दिन, वो आरबीसी टूटेगी कितने, कौन से दिन? 120वें दिन, ठीक है ना। मतलब आरबीसी का जीवन काल वो कितना होता है? 120 दिन। आगे बात सुनिए, इस रेड बोन मैरो के अंदर जहां पर आरबीसी का निर्माण हुआ है, आरबीसी का निर्माण हुआ है, इस रेड बोन मैरो को कहा जाता है इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, ठीक है ना, इरिथ्रोपोइटिक अंग। आगे बात सुनिए। अब देखो इसके बाद में, अब ये जो आरबीसी यहां पर बनी है ना, आरबीसी यहां पर बनी है, ये टूटेगी कहां पर जाकर टूटेगी? मतलब ये आरबीसी बन तो यहां पर गई रेड बोन मैरो के अंदर, लेकिन कहीं पर जाकर ये टूटेगी। तो टूटेगी, उस अंग को क्या कहा जाता है? देखो ध्यान से, उस अंग को कहा जाता है
उस अंग को कहा जाता है यहां पर आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आरबीसी का कब्रिस्तान जो आपकी एनसीईआरटी 10वीं की एनसीईआरटी, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब ये आरबीसी कहां पर जाकर टूट जाएगी? याद रखना, सबसे ज्यादा आरबीसी कहां पर टूटती है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन का दूसरा नाम होता है प्लीहा, और प्लीहा को तीसरा नाम होता है तिल्ली। आगे बात समझे? इस प्रकार से आपके अग्नाशय की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से। आगे बात समझे, ठीक है ना। देखो दूसरे पेज पर अपनी डायग्राम बनाते हैं, इस प्रकार से आपका अमाशय आता है, ठीक है। इस प्रकार से अमाशय है वो आगे चलकर छोटी आंत में खुलता है, यहां पर होता है आपका अग्नाशय, इस प्रकार की पत्ती के जैसा। और पत्ती के जैसे अग्नाशय पर यहां पर इस प्रकार से अधर पार्श्वस्थ में इस ऑर्गन को कहा जाता है स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन। और इस स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बुच्चड़ खाना, ठीक है ना, आरबीसी का बुच्चड़ खाना, ये यहां पर स्प्लीन को कहा जाता है। अब देखो, एक तो आपके स्प्लीन में टूट गई आरबीसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी आपकी आरबीसी टूटती है लीवर के अंदर, ठीक है ना, लीवर के अंदर। जैसे यहां पर लीवर जुड़ा है इस प्रकार से, ये लीवर है, ठीक है ना। तो कुछ तो आरबीसी स्प्लीन के अंदर टूटेगी और कुछ आरबीसी आपके कहां पर आकर टूटेगी? इस लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जब आरबीसी आकर टूटती है ना, लीवर के अंदर आरबीसी टूटेगी तब यहां पर दो वर्णकों का निर्माण होगा। एक को कहा जाता है बिलीरुबिन, ठीक है, एक को कहा जाता है बिलीरुबिन और एक को कहा जाता है बिलीवर्डिन, ठीक है। और दोनों वर्णक जब शरीर के अंदर इनकी मात्रा है और वो बढ़ जाती है, मात्रा जब बढ़ जाती है तो इस रोग को कहा जाता है जॉन्डिस। और जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, ठीक है ना, पीलिया। और पीलिया होने के बाद में इन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णकों की मात्रा है वो आपकी आंखों के, त्वचा के, इसके अलावा आपके जो नाखून है इसके ऊपर जमा होने लग जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे आरबीसी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो अपने कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।